अब हम लोग इलेक्ट्रोस्टैटिक्स एनसीईआरटी का समरी देखते हैं। ठीक है, समरी में पहला जो दिया हुआ है, पहला पॉइंट दिया हुआ है, इलेक्ट्रिक एंड मैग्नेटिक फोर्स डिटरमाइन प्रॉपर्टीज ऑफ एटम, मॉलिक्यूल एंड बल्क मैटर। इसका मतलब क्या होता है कि अगर हम लोग आसपास में जितनी भी चीज़ें देखें, जैसे फॉर एग्जांपल बात करते हैं हम लोग किसी भी एटम का या मॉलिक्यूल का, तो एटम और मॉलिक्यूल्स जो होते हैं वो जब भी ज्वाइन होते हैं दूसरे एटम या मॉलिक्यूल से, तो वहाँ पर इलेक्ट्रिक और मैग्नेटिक फोर्स ही होता है जो उन एटम्स को ज्वाइन करके रखता है। नेक्स्ट पॉइंट बोलता है, टू सिंपल एक्सपेरिमेंट ऑन फ्रिक्शनल इलेक्ट्रिसिटी वन कैन इन्फर दैट देयर आर टू टाइप्स ऑफ चार्जेस। मतलब क्या बता रहा है ये कि चार्जेस कितने टाइप की होती हैं? टू टाइप की होती हैं। या तो वो लाइक चार्ज होंगी, फॉर एग्जांपल पॉजिटिव पॉजिटिव या नेगेटिव नेगेटिव। और ठीक है, और पॉजिटिव या लाइक चार्जेस जो होंगे क्या करेंगे, दूसरे को रिपेल करेंगे। और अनलाइक चार्जेस की अगर बात करेंगे तो अगर एक पॉजिटिव ले लेते हैं एक नेगेटिव ले लेते हैं, दोनों दूसरे क्या कर लेंगे, अट्रैक्ट कर लेंगे। बाई कन्वेंशन द चार्ज ऑन ग्लास रॉड और को जब सिल्क में रगड़े थे हम लोग, तो सिल्क वाले को पॉजिटिव कह दिए थे, दैट ऑन द प्लास्टिक रॉड रब्ड विद द फर नेगेटिव चार्ज कह दिया। दो टाइप के चार्ज हो गए। थर्ड पॉइंट में कंडक्टर के बारे में बता रहा है। कंडक्टर क्या होता है देखते हैं। कंडक्टर अलाउ मूवमेंट ऑफ इलेक्ट्रिक चार्ज थ्रू देम। तो कंडक्टर क्या होते हैं? कंडक्टर के पास, जैसे अगर हम लोग सॉलिड कंडक्टर की बात करते हैं, तो सॉलिड कंडक्टर में फ्री इलेक्ट्रॉन्स प्रेजेंट रहते हैं सरफेस पे। ठीक है, और जब इनको एनर्जी मिलती है तो ये मूव करते हैं। तो कंडक्टर क्या होते हैं? वे सारे सब्सटेंस जो इलेक्ट्रिक करंट को अपने में से पास होने देते हैं। एग्जाम्पल मेटल्स हो गए। ठीक है, और उसमें जो फ्री चार्ज कैरियर होते हैं वो कौन से होते हैं? इलेक्ट्रॉन्स बोल रहा है। और इन इलेक्ट्रॉन्स को क्या बोलते हैं हम लोग? फ्री इलेक्ट्रॉन्स कहते हैं। ठीक है, इलेक्ट्रोलाइट्स क्या होते हैं? अच्छा क्वेश्चन है। इलेक्ट्रोलाइट्स क्या होते हैं? तो इलेक्ट्रोलाइट्स क्या होंगे? ऐसे सब्सटेंस जो कि एक्वस सॉल्यूशन में, ठीक है, एक्वस सॉल्यूशन में गुड कंडक्टर हो या तो मोल्टेन स्टेट में गुड कंडक्टर हो। फॉर एग्जांपल NaCl। अगर NaCl की बात करें तो सॉलिड स्टेट में बैड कंडक्टर होता है, पर जैसे ही इसको हम लोग पानी में डालते हैं तो Na+ और Cl- अलग हो जाता है और वो कंडक्शन होने लगता है। तो इसमें कंडक्शन किसकी वजह से होता है? आयंस की वजह से होता है। ठीक है, तो पॉजिटिव आयन और नेगेटिव आयन दोनों हो जाएंगे। तो इलेक्ट्रोलाइट्स में कंडक्शन किसकी वजह से होगा? पॉजिटिव और नेगेटिव दोनों आयंस की वजह से होगा। ठीक है, अब अगला है फोर्थ पॉइंट, बोलता है बेसिक प्रॉपर्टीज ऑफ चार्जेस। तो क्वांटाइजेशन, एडिटिविटी एंड कंजर्वेशन। क्वांटाइजेशन मतलब क्या होता है कि टोटल चार्ज Q जो होगा वो N × E के बराबर हो जाएगा। तो टोटल चार्ज Q जो होगा वो N × E के बराबर होगा, और जो N की वैल्यू होगी प्लस माइनस में लेकर, और इलेक्ट्रॉनिक चार्ज की वैल्यू कितनी होती है? 1.6 × 10⁻⁻19 कूलम। एडिटिविटी प्रॉपर्टी क्या कहता है? सेकेंड वाला पॉइंट, एडिटिविटी कहता है कि चार्ज को हम लोग सिंपल ऐड कर सकते हैं, अलजेब्रिक सब निकाला जा सकता है। ऐसा क्यों होता है? क्योंकि वो स्केलर क्वांटिटी है। कंजर्वेशन का मतलब क्या होता है? चार्ज कैन नाइदर बी क्रिएटेड नॉट डिस्ट्रॉयड। मतलब आइसोसिलेटेड सिस्टम का टोटल चार्ज क्या रहता है? हमेशा सेम रहता है। ठीक है, इसके बाद हम लोग पढ़ते हैं कूलम्स लॉ। कूलम्स लॉ में क्या आया था? कूलम्स लॉ बोलता है कि म्यूचुअल इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स किसके बीच का? बिटवीन 2 पॉइंट चार्जेस Q1 एंड Q2। इससे क्या पता चल रही है कि पॉइंट चार्ज के लिए एप्लीकेबल है। इज प्रोपोर्शनल टू प्रोडक्ट ऑफ द चार्जेस Q1 एंड Q2 एंड इन्वर्सली टू द स्क्वायर ऑफ डिस्टेंस बिटवीन देम। इसको हम लोग वेक्टर फॉर्म पे ऐसा लिख सकते हैं। ठीक है, अगर ये F21 है तो यहाँ भी F21 होगा तो रिपल्सन को शो करेगा। जो कांस्टेंट K की वैल्यू निकलती है, कांस्टेंट K की वैल्यू कितनी निकलती है? 1/4πε0। ठीक है, ε0 को क्या बोलते हैं हम लोग? परमिटिविटी। और ε0 की वैल्यू कितनी होती है? 8.85 × 10⁻⁻12। और उस पूरे कांस्टेंट K की वैल्यू 9 × 10⁻9 होता है। इसकी यूनिट दी हुई है। यूनिट क्या होगा? कूलम न्यूटन पर मीटर स्क्वायर। ठीक है, अगला है इलेक्ट्रिक फोर्स और ग्रेविटेशनल फोर्स के बीच का रेशियो कितना होगा प्रोटॉन और इलेक्ट्रॉन के लिए? तो जब रेशियो निकालेंगे तो कितना आएगा? 2.4 × 10⁻39। नेक्स्ट है सुपरपोजिशन प्रिंसिपल। कूलम्स लॉ के जस्ट बाद एक प्रिंसिपल पढ़ते हैं, सुपरपोजिशन प्रिंसिपल। अगर मान लो कि सिस्टम ऑफ चार्जेस हो बहुत सारे और वो एक चार्ज Q पे फोर्स निकाल रहे हो Q0 पे, तो इस फोर्स सभी फोर्सेस, इस फोर्स को सभी फोर्सेस का सम निकालना पड़ेगा इस चार्ज पार्टिकल पे।
तो क्या हो जाएगा, नेट फोर्स F जो होगा वो होगा F1 प्लस F2 प्लस सभी फोर्सेस का वेक्टर सम लिखना पड़ेगा। वेक्टर सम का मतलब क्या है कि डायरेक्शन के साथ लेंगे। तो प्रिंसिपल इज बेस्ड ऑन द प्रॉपर्टी ऑफ द फोर्स विथ विच टू चार्जेस अट्रैक्ट एंड रिपेल ईच अदर आर नॉट अफेक्टेड बाय द प्रेजेंस ऑफ थर्ड चार्ज। हाँ, इसको ऐसा भी समझ सकते हैं कि दो चार्ज पार्टिकल के बीच का फोर्स थर्ड चार्ज पार्टिकल पर डिपेंड नहीं करता। इसको ऐसा भी समझ सकते हैं कि जो टोटल फोर्स होगा वेक्टर सम ऑफ द इंडिविजुअल फोर्सेस होगा। इसके बाद टॉपिक आता है इलेक्ट्रिक फील्ड। इलेक्ट्रिक फील्ड क्या होता था कि यूनिट पॉजिटिव टेस्ट चार्ज जितना फोर्स फील करता है, ठीक है, उसको इलेक्ट्रिक फील्ड कहते थे। इलेक्ट्रिक फील्ड का ई से अगर रिप्रेजेंट करेंगे तो ई का फॉर्मूला हो जाएगा Q/4πε0r², मतलब ये फॉर्मूला हो गया उसका, ठीक है। पॉजिटिव चार्ज के लिए रेडियली आउटवर्ड होगा और नेगेटिव चार्ज के लिए रेडियली इनवर्ड होगा, ठीक है। और जैसा फोर्स था वैसे ही इलेक्ट्रोस्टैटिक फील्ड भी जो होता है सुपरपोजिशन प्रिंसिपल को फॉलो करता है। पॉइंट नंबर 9, इलेक्ट्रिक फील्ड लाइंस जो होंगी वो कर्व भी हो सकती है, स्ट्रेट भी हो सकती हैं, जिन पे अगर टेंजेंट बनाए, इलेक्ट्रिक फील्ड लाइंस के बारे में बता रहा है, टेंजेंट एच ईच पॉइंट किसके बारे में देता है, डायरेक्शन ऑफ इलेक्ट्रिक फील्ड के बारे में पता चलता है। अगर इलेक्ट्रिक फील्ड पास हो, जैसे मान लो कि इलेक्ट्रिक फील्ड लाइंस बनाया किसी के लिए एक ऐसा बना हुआ है और एक का फील्ड लाइंस बना है ऐसा, ठीक है, इसमें गैप कम है मतलब ये स्ट्रॉन्ग फील्ड है और इसमें गैप ज़्यादा है मतलब ये वीक फील्ड है, ठीक है। तो क्या बोलता है, इफ दे आर क्राउडेड नियर ईच अदर इन अ रीजन ऑफ स्ट्रॉन्ग इलेक्ट्रिक फील्ड एंड आर फार अपार्ट इन इलेक्ट्रिक फील्ड वीक रीजन, ठीक है। और यूनिफॉर्म स्पेस होगा अगर वो यूनिफॉर्म फील्ड है तो। सब इंपॉर्टेंट प्रॉपर्टीज ऑफ फील्ड लाइंस। फील्ड लाइंस क्या होती हैं, कंटिन्यूअस कर्व होती हैं, कहीं पर टूटी हुई नहीं होंगी। टू फील्ड लाइंस कैन नेवर क्रॉस ईच अदर, एक दूसरे को टच नहीं करती क्योंकि अगर दोनों को इंटरसेक्ट करेंगी तो पॉइंट ऑफ इंटरसेक्शन पे दो टेंजेंट बनेंगे जो कि पॉसिबल नहीं है। इलेक्ट्रोस्टैटिक लाइन फोर्सेज होती हैं पॉजिटिव से स्टार्ट होती है और नेगेटिव चार्ज की ओर जाती हैं और ये क्लोज लूप कभी नहीं बनाती। क्लोज लूप नहीं बनाने के कारण क्या लिखते हैं, क्योंकि फोर्स जो होता है कंजर्वेटिव होता है। एंड इलेक्ट्रिक डायपोल, अब डायपोल क्या होता था, -q और +q जब 2a डिस्टेंस से सेपरेटेड होते हैं जो बनता है सिस्टम को क्या कहते हैं, डायपोल कहते हैं। रिप्रेजेंट करेंगे p से, डायपोल मोमेंट का वैल्यू हो जाएगा q × 2a और इसका डायरेक्शन क्या होगा -to प्लस। मैक्सिमम चीज़ें प्लस से माइनस की ओर जाती, इकलौती चीज़ जो माइनस से प्लस की ओर जा रही थी। इसके बाद है फील्ड ऑफ इलेक्ट्रिक डायपोल इन इक्वेटोरियल प्लेन। इलेक्ट्रिक फील्ड की वैल्यू कितनी होती है, तो फॉर्मूला याद होगा, निकाले थे, डेरिवेशन किया हुआ है -p/4πε0 r³। और ये फॉर्मूला कब लगाए थे हम लोग, जब इधर पे -q लिए थे, इधर पे +q लिए थे, मतलब डायपोल मोमेंट जो था वो पॉजिटिव x में लिया हुआ था। तो अगर डायपोल मोमेंट पॉजिटिव x की ओर जा रहा है तो इलेक्ट्रिक फील्ड जो था इक्वेटोरियल एक्सिस पे जब निकाले थे हम लोग तो नेगेटिव x की ओर जा रहा था, इसलिए नेगेटिव आ गया। सिमिलरली जब एक्सियल एक्सिस में निकालते हैं तो ऊपर में 2 आ जाता है, 2p/r³। और ये इससे क्या पता चलता है कि दोनों फॉर्मूले से पता चल रहा है कि इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी r³ के इन्वर्सली है डायपोल के लिए और r² के प्रोपोर्शनल होता है किसी भी पॉइंट चार्ज के लिए। फिर टॉर्क निकालते हैं। टॉर्क का फॉर्मूला निकालते हैं कि जब एक यूनिफॉर्म फील्ड पे किसी डायपोल को रख देते हैं तो वो टॉर्क फील करता है। टॉर्क का फॉर्मूला क्या होता है, p/e। इसके बाद का जो टॉपिक था वो था फ्लक्स। फ्लक्स क्या होता है, नंबर ऑफ फील्ड लाइंस पासिंग थ्रू एनी एरिया इन नॉर्मल डायरेक्शन। और ये क्या हो जाएगा, ये हो जाएगा फ्लक्स की जो वैल्यू होगी फाई जो होगा वो ई, फैक्टर ई है एक्चुअली, बोल्ड भी लिखा हुआ है, डॉट डेल्टा एस होगा और इसकी वैल्यू हो जाएगी E/ds cos थीटा, जहाँ पर थीटा किसके किसके बीच में एंगल है, एरिया वेक्टर और इलेक्ट्रिक फील्ड के बीच का एंगल है। और एरिया वेक्टर कैसा होता है, सरफेस के हमेशा परपेंडिकुलर होता है, ठीक है। गॉस लॉ, गॉस लॉ क्या बोलता है कि कितना फ्लक्स होगा किसी भी क्लोज सरफेस से, किसी भी क्लोज सरफेस पे टोटल फ्लक्स की वैल्यू होती है Q/ε0। तो द फ्लक्स ऑफ इलेक्ट्रिक फील्ड थ्रू एनी क्लोज सरफेस S इन 1/ε0 टाइम्स द टोटल चार्ज बाई S। तो जो टोटल चार्ज अगर सरफेस के अंदर Q है तो फ्लक्स की वैल्यू क्या होगी Q/ε0, ठीक है। इससे कुछ प्रैक्टिकल एप्लीकेशन देखे थे, जैसे क्या था, इनफाइनाइट लीनियर कंडक्टर के लिए अगर कोई कंडक्टर है इनफाइनाइट लेंथ का, उसके लिए सिलेंड्रिकल सरफेस बनाए थे और इलेक्ट्रिक फील्ड की वैल्यू निकल के आई थी E की वैल्यू λ/2πε0r और n के मतलब परपेंडिकुलर डायरेक्शन पे होगा। इनफाइनाइट थीन शीट के लिए अगर डेरिवेशन याद होगा तो उसमें दोनों साइड पे सरफेस ले लिए थे और इसको क्लोज कर लिए थे गॉसियन सरफेस मान करके, और इलेक्ट्रिक फील्ड का फॉर्मूला निकला σ/2ε0, ठीक है। इसके बाद आता थिन स्फेरिकल सरफेस के लिए।
तो 3 कंडीशन था उसमें। एक था आउटसाइड में जो होगा वो पॉइंट चार्ज जैसा बिहेव करेगा, तो फॉर्मूला पॉइंट चार्ज का क्या होता है 1/4πε0r²। इन साइड पे कितना होगा 0, क्योंकि चार्ज अंदर पे 0 है, तो चार्ज कहाँ पर होगा सिर्फ बाहर पे और सरफेस पे। और सरफेस के लिए फॉर्मूला में इस आर की जगह पे कैपिटल आर लगा देंगे, जो कि मैक्सिमम पॉसिबल वैल्यू होगी। और उसकी मैक्सिमम पॉसिबल वैल्यू भी कितनी होती है, σ/ε0। ठीक है, इसका ग्राफ प्लॉट किए थे। अब कुछ डायमेंशन फार्मूला देखते हैं। एरिया स्केलर है या वेक्टर, तो एरिया वेक्टर ही होगा। डायमेंशन फार्मूला होगा L² मीटर²। इलेक्ट्रिक फील्ड को E से रिप्रेजेंट करेंगे। इसकी एक यूनिट पर चुके हम लोग, एक यूनिट होता है न्यूटन पर कूलम। इसके अलावा एक और यूनिट हो जाएगा वोल्ट पर मीटर। ठीक है, और इसका डायमेंशन फार्मूला याद करना है MLT-3A-1। डायमेंशन फार्मूला अगले चैप्टर में निकालना सीख लेंगे जब हम लोग करंट इलेक्ट्रिसिटी को इंट्रोड्यूस कर लेंगे टॉपिक में। इलेक्ट्रिक फ्लक्स को फाई से रिप्रेजेंट करते हैं। ये भी स्केलर, देखिए इसको डार्क में नहीं लिखा हुआ था, ये जो है नॉर्मल फॉन्ट में लिखा हुआ है, मतलब ये भी स्केलर क्वांटिटी है। ये जो होगा वोल्ट, ये वोल्ट पर मीटर, ये वोल्ट मीटर है। और इसकी ऐसा यूनिट एक और होगी अपने पास, फ्लक्स की ई होता है न्यूटन पर कूलम। और एरिया का फॉर्मूला होता है मीटर², तो मीटर² हो जाएगा, तो न्यूटन मीटर² पर कूलम होगा। वोल्ट के टर्म पे निकालेंगे तो वोल्ट मीटर भी हो सकता है फॉर यूनिट। ठीक है, डायपोल मोमेंट को P से रिप्रेजेंट करेंगे। इसका डायमेंशन फॉर्मूला निकलेगा LTA कूलम मीटर, ऐसा यूनिट हो जाएगा। डायरेक्शन जो होगा अधिकतर का पॉजिटिव से नेगेटिव की ओर होता है, इसी का डायरेक्शन नेगेटिव से पॉजिटिव की ओर होता है। चार्ज डेंसिटी 3 टाइप के होंगे, लैम्डा, सिग्मा और रो। लैम्डा क्या होता है, चार्ज पर यूनिट लेंथ, चार्ज पर यूनिट एरिया, चार्ज पर यूनिट वॉल्यूम। इस हिसाब से तीनों का अलग अलग फॉर्मूला निकल जाएगा। ठीक है, नेक्स्ट है पॉइंट्स टू पॉन्डर। क्वेश्चन दिया है या इसमें समझाया है, यू माइट वंडर वाई प्रोटोन आर कैरिंग पॉजिटिव चार्ज आर कंप्लीटली रिसाइडिंग इनसाइड द न्यूक्लियस, वाई डू दे नॉट फ्लाई अवे। क्वेश्चन है कि न्यूक्लियस से वो बाहर क्यों नहीं निकलता। ठीक है, तो इसका कारण होता है उसके अंदर पे एक न्यूक्लियर फोर्स लग रहा होता है, और ये न्यूक्लियर फोर्स इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स से ज़्यादा इंपॉर्टेंट होता है, और ये स्ट्रॉन्गेस्ट फोर्स इन नेचर है। तो स्ट्रॉन्गेस्ट फोर्स इन नेचर जो है न्यूक्लियर फोर्स है, जो कि इन प्रोटॉन्स को आपस में जोड़ करके रखा रहता है। ठीक है, इस पूरे टॉपिक को भविष्य में पढ़ेंगे न्यूक्लियस वाले चैप्टर में, और ये क्वांटम मैकेनिक्स पे बेस्ड है। ठीक है, कूलम्स फोर्स एंड ग्रेविटेशन फोर्स फॉलो द सेम इनवर्स लॉ, बट इस ग्रेविटेशनल फोर्स हैज़ ओनली वन साइन। ग्रेविटेशनल फोर्स में सिर्फ एक ही साइन होता है, क्योंकि वो सिर्फ अट्रैक्ट कर रहा होता है। कूलम्स फोर्स का जो दोनों पॉसिबल है, वो अट्रैक्ट भी कर सकता है, रिपेल भी कर सकता है। ठीक है, तो इसी की वजह से अलाउइंग पॉसिबिलिटी ऑफ कैंसिलेशन ऑफ इलेक्ट्रिक फोर्स, दिस इज हाउ ग्रेविटी डिसअपियर बीइंग वीकर फोर्स कैन बी डोमिनेटिंग द मोर परसीव फोर्स इन नेचर। ठीक है, तो इसलिए इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स ज़्यादा स्ट्रॉन्ग हो जाता है। अगला बोला है कि द कांस्टेंट ऑफ प्रोपोर्शनैलिटी K इन कूलम्स लॉ इज अ मैटर ऑफ चॉइस ऑफ यूनिट ऑफ चार्ज is to be defined as Coulomb's law. In SI unit, however, what is defined as unit of current I, its magnitude affect Ampere's law, and unit charge is simply defined by 1 coulomb equals to, ये अगले चैप्टर में समझ में आएगा। In this case, the value of K is no longer arbitrary, it is approximately 10⁻⁴, मतलब उसी केस के लिए। क्वेश्चन 4th पॉइंट देखते हैं। द रेदर लार्ज वैल्यू ऑफ K की वैल्यू बहुत बड़ी है, 9 × 10⁹ है। That is large size of unit of charge 1 coulomb from the point of view of electric effect arise because, ये मतलब इलेक्ट्रिक फोर्स जो होता है वो K के लार्ज वैल्यू की वजह से अराइज कर रहा है, जैसे ऊपर में बताया। द यूनिट ऑफ चार्ज इज डिफाइंड इन टर्म्स ऑफ मैग्नेटिक फोर्स। अब यहाँ पर जो एक क्वेश्चन भी बनाए थे हम लोग कि 1 कूलम चार्ज को जमा करने में कितना साल लगेगा, तो हम लोग देखे थे 198 के करीब साल लग रहा था, 200 साल करीब लग रहा था। इन सभी कारणों से हम लोग क्या देखते हैं कि इलेक्ट्रिक फील्ड को, इलेक्ट्रिकल कॉन्सेप्ट को यूज़ करके 1 कूलम को डिफाइन करना या 1 एम्पियर को डिफाइन करना सही नहीं होता है। इसलिए हम लोग 1 एम्पियर के डेफिनेशन के लिए मैग्नेटिक इफेक्ट को यूज़ करेंगे। मैग्नेटिक इफेक्ट जब देखेंगे तो आप और क्लियर हो जाएगा। नेक्स्ट दिया है एडिटिव प्रॉपर्टी ऑफ नॉट ऑब्वियस प्रॉपरली, मतलब वो क्यों है उसके, ठीक है, एग्जैक्ट कारण नहीं पता। इट इज़ रियलाइज टू द फैक्ट दैट इलेक्ट्रिक चार्ज हैज़ नो डायरेक्शन एसोसिएटेड विद द चार्ज और इज स्केलर। अब इस डायरेक्शन ना होने की वजह से इसको स्केलर मान ले रहे हैं, और इसीलिए क्या हो रहा है, वो प्रॉपर्टी दिखाई दे रही है। चार्ज इज़ नॉट ओनली ए स्केलर अंडर रोटेशन, इट इज़ ऑल्सो इनवेरिएंट, मतलब ये इसकी वैल्यू बदलती नहीं है फ्रेम ऑफ रेफरेंस पे ऑफ द रिलेटिव मोशन। ठीक है, तो फ्रेम ऑफ रेफरेंस को बदलने पे
हम लोग क्या देखेंगे, चार्ज जो होगा वो स्केलर का स्केलर और इनवेरिएंट रह जाता है। दिस इज़ नॉट ऑलवेज ट्रू फॉर एवरी स्केलर, सभी स्केलर में ऐसा नहीं होता। जैसे काइनेटिक एनर्जी की स्केलर क्वांटिटी है बट इज़ नॉट वेरिएंट इन डिफरेंस ऑफ रिलेटिव मोशन। रिलेटिव मोशन के केस में काइनेटिक एनर्जी जो होगी वो बदल जाएगी, पर चार्ज जो होगा रिलेटिव मोशन के केस में भी जितना चार्ज था उतना ही होता रहेगा। मतलब ये एक ऐसा कॉन्सेप्ट है जो कि हमेशा कंजर्व रहता है, इनवेरिएंट रहता है। कंजर्वेशन ऑफ टोटल चार्ज इज आइसोलेटेड सिस्टम इज प्रॉपर्ली इंडिपेंडेंट ऑफ स्केलर नेचर ऑफ द चार्ज। नोटेड पॉइंट नंबर 6 में जैसा बोला है, द क्वांटिटी में बी स्केलर बट नॉट कंजर्व। काइनेटिक एनर्जी की स्केलर क्वांटिटी है और कंजर्वेटिव नहीं होता, कंपलसरी नहीं। ऑन द अदर हैंड इट कैन बी कंजर्व्ड वेक्टर क्वांटिटी कंजर्व होगा। वेक्टर क्वांटिटी हमेशा कंजर्व होगा, स्केलर क्वांटिटी कंजर्व ऐसा कंपलसरी नहीं। क्वांटाइजेशन ऑफ इलेक्ट्रिक चार्ज इज अ बेसिक लॉ ऑफ नेचर। Interestingly, there is no analogous law on the quantization of mass. Mass of quantization के लिए नहीं मिलता ऐसा, ठीक, चार्ज के लिए मिलेगा, मास के लिए नहीं मिलता। Superposition principle should not be regarded as obvious or equated from the law of addition of the vector. It says two things, दो चीज़ पता चलती, पहले बता चुका हूँ। फोर्स ऑन वन चार्ज ड्यू टू अनदर चार्ज अनअफेक्टेड बाय द प्रेजेंस ऑफ थर्ड चार्ज, मतलब थर्ड चार्ज के प्रेजेंस की वजह से कोई फर्क नहीं पड़ता, ठीक है। एंड देयर आर नो एडिशनल फोर बॉडी, मतलब और फोर्सेस दो हो तीन हो चार से फर्क नहीं पड़ता। द इलेक्ट्रिक फील्ड ड्यू टू डिस्क्रीट चार्ज, डिस्क्रीट मतलब क्या होता है, चार्ज अगर मान सिंगल चार्ज लें तो उसको डिस्क्रीट कह देंगे, कंटिन्यूस नहीं है, कंटिन्यूस चार्ज डिस्ट्रीब्यूशन नहीं है। डिस्क्रीट चार्ज कॉन्फिगरेशन इज नॉट डिफाइंड एट लोकेशन ऑफ डिस्क्रीट चार्ज। फॉर कंटिन्यूस वॉल्यूम चार्ज डिस्ट्रीब्यूशन इट इज डिफाइंड एट अ पॉइंट ऑफ डिस्ट्रीब्यूशन। फॉर अ सरफेस चार्ज डिस्ट्रीब्यूशन इलेक्ट्रिक फील्ड इज डिसकंटिन्यूस अक्रॉस द सरफेस, ठीक है। तो सरफेस चार्ज डिस्ट्रीब्यूशन भी हो सकता है और वॉल्यूम चार्ज डिस्ट्रीब्यूशन हो सकता है। इलेक्ट्रिक फील्ड ड्यू टू चार्ज कॉन्फ़िगरेशन विथ टोटल चार्ज जीरो इज़ नॉट जीरो। तो इलेक्ट्रिक फील्ड की वैल्यू जीरो ऐसा कंपलसरी नहीं है, टोटल चार्ज जीरो है फिर भी उसमें इलेक्ट्रिक फील्ड हो सकता है, बट एट फॉर अ डिस्टेंस लार्ज कंपेयर टू द साइज ऑफ द कॉन्फ़िगरेशन इट्स फील्ड फॉल फास्टर 1/r² के प्रोपोर्शनल, जल्दी जल्दी गिरता है, ठीक है। ये टॉपिक और क्लियर होगा जब दो तीन कॉन्सेप्ट और पढ़ लेंगे हम। तो क्या बोल रहा है कि इलेक्ट्रिक चार्ज जीरो है लेकिन फील्ड कुछ ना कुछ, नेट चार्ज टोटल चार्ज की वैल्यू जीरो होने पर भी फील्ड की वैल्यू जीरो हो जरूरी नहीं। इसका एग्जांपल भी है कि डायपोल के केस में यहाँ पर माइनस क्यू था, यहाँ पर प्लस क्यू था, तो टोटल चार्ज कितना हो रहा था, जीरो, लेकिन इलेक्ट्रिक फील्ड की वैल्यू जीरो नहीं होती थी। इलेक्ट्रिक फील्ड की दो वैल्यूज निकलती हैं। नेक्स्ट हम लोग करेंगे एक्सरसाइज के क्वेश्चंस, एनसीईआरटी चैप्टर 1। एनसीईआरटी के न्यूमेरिकल से स्टार्ट करते हैं एक्सरसाइज के। पहला क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 1.1। क्वेश्चन में क्या पूछा है देखते हैं एक बार, ठीक है। क्वेश्चन में पूछा है कि फोर्स निकालिए, चार्ज दिया हुआ है और डिस्टेंस दिया हुआ है, ठीक है, सिंपल सा क्वेश्चन है। तो कूलम्स लॉ क्या कहता है, फोर्स का फॉर्मूला क्या होता है, 9 × 10⁻⁹ Q1 Q2 अपॉन r²। तो कितना हो जाएगा, 9 × 10⁻⁹ Q1 पहला वाला चार्ज एंड 2 × 10⁻⁷ Q2 यानी 3 × 10⁻⁷, और अपॉन डिस्टेंस इन दोनों के बीच में कितना दिया, 30 सेंटीमीटर, मतलब 10⁻² का स्क्वायर, ठीक है। सॉल्व करेंगे तो कितना हो जाएगा, 9 × 10⁻⁹ इंटू 2 × 10⁻⁷ इंटू 3 × 10⁻⁷ अपॉन ये हो जाएगा 900 × 10⁻⁴ स्क्वायर कर दिया। अब ये पूरा 9 इस पूरे 9 से कैंसिल आउट हो गया, ठीक है, ये बच गया 100। 2 × 3 कितना हो जाएगा, 6 हो जाएगा। अब कितना बचा उसको लिख लेते हैं, इंटू 10⁻⁹ -7 ये माइनस ऊपर जाएगा तो +4, और ये 2 ऊपर जाएगा तो -2, ठीक है। इसको सिंप्लीफाई करना है बस, तो आ जाएगा 6 × 10⁻³ आंसर, फोर्स का फॉर्मूला निकल आया, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, क्वेश्चन नंबर 1.2 देखते हैं। क्वेश्चन नंबर 1.2 में क्या बोलता है, क्वेश्चन नंबर 1.2 में बोलता है कि दो चार्जेस हैं, -4 माइक्रोकूलम का और -8 माइक्रोकूलम का, दोनों के बीच में इतना फोर्स लग रहा है, तो डिस्टेंस कितना होगा दोनों स्फीयर के बीच में, व्हाट इज द फोर्स ऑन द सेकंड। तो फोर्स की वैल्यू तो सेम ही आएगी, ठीक है, फिर भी दिया है तो ठीक है। तो क्वेश्चन 1.2 में
हम लोग के पास Q1 कितना दिया हुआ है क्वेश्चन में 0.8 माइक्रोकूलम, माइनस में Q2 कितना दिया हुआ है 0.4 माइक्रोकूलम। माइक्रो को चेंज कर लेते हैं तो -0.8 इंटू 10⁻⁻6 कूलम हो गया ये। Q2 कितना हो जाएगा -0.4 इंटू 10⁻4 माइक्रोकूलम हो जाएगा ये। जो डिस्टेंस है वो निकालना है और F की वैल्यू दी हुई है क्वेश्चन में 0.2 न्यूटन। सिंपली वैल्यू पुट करने पे डिस्टेंस निकल जाएगा, ठीक है। तो कैसे निकालेंगे इसको, पहले पुट कर लेते हैं वैल्यू। तो 0.2 इज इक्वल्स टू 9 इंटू 10⁻9 इंटू 0.8 इंटू 10⁻6 इंटू 0.4 इंटू 10⁻4 और डिवाइडेड बाई डिस्टेंस निकालना है r का स्क्वायर। साइड चेंज कर लेते हैं तो r स्क्वायर इक्वल्स टू क्या हो जाएगा 9 इंटू 10⁻9 इंटू 0.8 इंटू 10⁻9 इंटू -6 इंटू 0.4 इंटू 10⁻4 डिवाइडेड बाई 0.2, ठीक है। इस 0.2 से ये कट गया, 0.4 बचा ये और ये हो गया 0.1। इसको सिंप्लीफाई करना है बस, ठीक है। 0.67 तो कितना हो जाएगा अपने पास 9 इंटू 0.4 इंटू 0.4 इंटू 10⁻9 10⁻6 ये 10⁻6 ये और +9 और नीचे से एक +1 और इतना आंसर बचेगा, ठीक है। तो r की वैल्यू क्या निकलेगी √9 इंटू 0.4 इंटू 0.4 इंटू 10⁻, ये हो जाएगा -2, ठीक है। तो 9 का रूट हो जाएगा 3, 0.4 का होगा 0.4, 2 to 0.4 है इंटू 10⁻1। सिंप्लीफाई करके वैल्यू निकाल देते हैं हम लोग, तो ये हो जाएगा 0.12 मीटर में निकाल दिया, ठीक है। ये आंसर आ गया आर की वैल्यू। अब पूछा है कि दूसरे पे फोर्स कितना होगा, तो फोर्स इक्वल एंड अपोजिट होता है तो फोर्स की वैल्यू 0.2 न्यूटन ही होगी। सेकंड वाले का आंसर 0.2 ही आएगा। बोलता है ke² इज डायमेंशनलेस फिजिकल कांस्टेंट डिटरमाइन व्हाट इज द रेशियो सिग्निफाई। तो इस रेशियो का एक न्यूमेरिकल एनसीईआरटी किताब में क्वेश्चन बना चुके हैं हम लोग पहले भी, कि इस रेशियो की जो वैल्यू आती है, इस रेशियो की जो वैल्यू आती है 2.3 इंटू 10⁻39 आई थी ऐसे। और ये जो वैल्यू है बहुत बड़ी आई है। इसका मतलब क्या है कि इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स जो होता है ग्रेविटेशनल फोर्स से बहुत ज़्यादा स्ट्रॉन्ग है, ठीक है। क्वेश्चन नंबर 1.4, क्वेश्चन नंबर 1.4 में क्या बोला है कि एक्सप्लेन द मीनिंग ऑफ इलेक्ट्रिक बॉडी और इलेक्ट्रिक चार्ज क्वांटाइज्ड। डेफिनेशन लिखना है क्वांटाइजेशन का, पहले बता चुका हूँ क्वांटाइजेशन क्या होता है, ठीक है। वाई कैन वन इग्नोर द क्वांटाइजेशन इलेक्ट्रिक चार्ज व्हेन डीलिंग विद द मैक्रोस्कोपिक ऑब्जेक्ट। अगर हम लोग बात करें 1 कूलम चार्ज की भी बात कर रहे हैं तो उसमें 6.25 इंटू 10⁻18 इलेक्ट्रॉन्स, ये बहुत बड़ा नंबर है 1 कूलम के लिए, ठीक है। तो नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स जो होते हैं उसके नंबर इतना ज़्यादा होता है कि इसका कोई प्रैक्टिकल सिग्निफिकेंस नहीं होता। तो मैक्रोस्कोपिक ऑब्जेक्ट में इसका कोई प्रैक्टिकल सिग्निफिकेंस नहीं होता, इसलिए इसको छोड़ देते हैं। क्वेश्चन नंबर 1.5 दिया व्हाट अ ग्लास रॉड इज रब्ड इन अ सिल्क क्लॉथ, चार्ज अपीयर्स ऑन बोथ द सिमिलर फिनोमिनन ऑब्जर्व्ड इन मेनी अदर पेयर ऑफ बॉडी, एक्सप्लेन हाउ द ऑब्जर्वेशन कंसिस्टेंट विद द लॉ ऑफ कंजर्वेशन। कंजर्वेशन मतलब हम लोग कंजर्वेशन ऑफ चार्ज में क्या पढ़ते हैं कि चार्ज ना ही क्रिएट होता है, चार्ज को ना ही क्रिएट कर सकते हैं ना ही डिस्ट्रॉय कर सकते हैं। पर जब एक ऑब्जेक्ट ए को दूसरे ऑब्जेक्ट बी के साथ रब कर रहे हैं, यहाँ पर फ्रिक्शन करवा रहे हैं, तो इसमें पॉजिटिव चार्ज आ जा रहा है और इसमें नेगेटिव चार्ज आ रहा है ऐसा, तो चार्ज तो क्रिएट हो रहा है, ठीक है। तो इसी को पूछ रहा है कि ये कैसे कंसिस्टेंट है जब चार्ज तो प्रोड्यूस नहीं होना चाहिए। क्वेश्चन नंबर 1.5 के बाद क्वेश्चन नंबर 1.6 देखते हैं। क्वेश्चन नंबर 1.6 में क्या बोला है कि 4 चार्जेस हैं, ठीक है, 4 चार्जेस हैं और चारों चार्जेस क्या हैं कि किसी 4 चार्जेस हो गए किसी स्क्वायर के चारों कोने में, ABCD स्क्वायर को चारों कोने पे दिया हुआ है, ठीक है। और स्क्वायर की साइड कहते हैं 10 सेंटीमीटर। व्हाट इज द फोर्स ऑन 1 कूलम चार्ज एट द सेंटर ऑफ द स्क्वायर। सेंटर ऑफ स्क्वायर पे एक चार्ज रखा हुआ है, उस पर कितना फोर्स लगेगा वो निकाल के बताना है, ठीक है। सिंपल क्वेश्चन है। तो हम लोग क्या देखते हैं कि एक स्क्वायर बना लेते हैं ऐसा। इस स्क्वायर के हर वर्टेक्स पे एक चार्ज रखा हुआ है। यहाँ पर भी Q है, ये भी Q है, ये भी Q है और ये भी Q है। और इसके सेंटर पे
रखे हुए किसी चार्ज पर लगने वाला फोर्स निकालना है। तो पहले भी करवा चुका हूँ इस क्वेश्चन को कि नेट फोर्स कितना निकलता है इस केस में, F इक्वल टू 0 निकलेगा। तो निकाल सॉल्व में जो होती है नेट फोर्स कितना आ जाएगा, 0 आ जाएगा। क्वेश्चन नंबर 1.7 कि इलेक्ट्रोस्टैटिक फील्ड लाइन कंटिन्यूअस क्यों होते हैं, ये भी बताया था। प्रॉपर्टीज़ जब पढ़ रहे थे हम लोग 1.7 जब प्रॉपर्टीज़ पढ़ रहे थे तो क्वेश्चन आया था कि इलेक्ट्रिक फील्ड लाइन्स जो होती हैं वो कंटिन्यूअस होती हैं। कंटिन्यूअस होने का मतलब क्या होता है कि फील्ड लाइन्स जो होंगी बीच में से कट करके वापस दोबारा ओरिजिनेट नहीं होती। जैसे कई तरीके से समझ सकते हैं कि इलेक्ट्रिक फील्ड लाइन्स जो होती हैं वो अगर किसी पॉइंट पर कट करके दूसरी जगह पे अपीयर हुई, इसका मतलब चार्ज डिसअपीयर हो गया, यानी कि चार्ज का जो कंजर्वेशन लॉ होगा वो फेल हो जाएगा, ठीक है, जो कि पॉसिबल नहीं है। और वो कंटिन्यूअस फोर्स फील करती हैं। कंटिन्यूअस फोर्स का मतलब क्या होगा कि जो हर पॉइंट पे उस पर फोर्स सेम लगेगा, तो डिसकंटिन्यूअस होने की बात ही नहीं है, ठीक है। तो इसका आंसर क्या लिख सकते हैं, इलेक्ट्रोस्टैटिक फील्ड लाइन्स जो होती हैं वो कंटिन्यूअस कर्व होती है। क्यों? तो आंसर क्या होगा, बिकॉज अ चार्ज एक्सपीरियंस कंटिन्यूअस फोर्स व्हेन ट्रेस्ड इन इलेक्ट्रिक फील्ड। इलेक्ट्रिक फील्ड पे जब उसको रख देते हैं तो वो कंटिन्यूअस फोर्स फील करता है, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन बोला है कि एक्सप्लेन वाई टू फील्ड लाइन्स कैन नेवर इंटरसेक्ट। ये भी बता चुका हूँ कि अगर दो फील्ड लाइन्स आपस में इंटरसेक्ट करेंगी तो उसका दो टेंजेंट बन जाएगा। दो टेंजेंट मतलब दो डायरेक्शन हो जाएगा इलेक्ट्रिक फील्ड का, जो पॉसिबल नहीं है। ये भी हो गया क्वेश्चन नंबर 1.8। क्वेश्चन नंबर 1.8 में क्या पूछा है कि 2 पॉइंट चार्जेस दिया हुआ है, लोकेट 20 सेंटीमीटर इन वैक्यूम, व्हाट इज इलेक्ट्रिक फील्ड द मिड पॉइंट ऑफ लाइन ज्वाइनिंग ए एंड बी, ठीक है। तो एक यहाँ है, एक यहाँ है। यहाँ पर 3 माइक्रोकूलम चार्ज रखा हुआ है और यहाँ पर रखा है -3 माइक्रोकूलम चार्ज रखा हुआ है ऐसा, ठीक है। इस पॉइंट का नाम दिया है ए, इसका दिया है पी और इसके जस्ट सेंटर पे पॉइंट है ओ, और इनके बीच का डिस्टेंस है 20 सेंटीमीटर। तो ये भी 10 होगा और ये भी 10 सेंटीमीटर हो जाएगा। तो इलेक्ट्रिक फील्ड जिस भी पॉइंट पर निकालनी होती है वहाँ पर +1 चार्ज मान लेते हैं। ये माइनस वाला चार्ज इस +1 को अट्रैक्ट करेगा तो फील्ड इधर लगेगी, इसको बोल देंगे EB। और ये वाला प्लस इसको रिपेल करेगा तो फोर्स इधर लगेगा, नाम होगा EA। अब दोनों फील्ड एक ही डायरेक्शन पे लग रहे हैं तो नेट फोर्स नेट फील्ड कितना होगा, EA + EB। अब EA कितना है, 1/4 पाई एप्सिलॉन 0, चार्ज है 3 × 10⁻⁻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 ⁻
इंटू 10⁻⁻2 का स्क्वायर। इतना ही ई भी होगा और दोनों सेम डायरेक्शन पे लग रहे हैं, इसलिए दोनों को ऐड कर देते हैं, इंटू 2 कर देता हूँ। इस पूरे की वैल्यू कितनी होती है? इसकी वैल्यू होती है 9 इंटू 10⁻9 इंटू 3 इंटू 10⁻6 डिवाइडेड बाई 10⁻1 का स्क्वायर 10⁻2। ठीक है, इसको सिंप्लीफाई करना, सिर्फ सिंप्लीफाई करने पे आंसर आ जाएगा। तो इसको मल्टीप्लाई कर लेते हैं। मल्टीप्लाई करने पे आएगा 5.4 इंटू 10⁻6 न्यूटन पर कूलम, इलेक्ट्रिक फील्ड की वैल्यू। सिंपल है, मल्टीप्लाई करना बस। तो ये हो जाएगा 6 9 जा 54 और 10 की पावर को सॉल्व करती है। ठीक है, बन जाएगा क्वेश्चन नंबर 1.9। क्वेश्चन नंबर 1.9 में बोला है कि अ सिस्टम ऑफ 2 चार्जेस इतना एंड इतना लोकेटेड एट ए पॉइंट दिया हुआ है, व्हाट इज द टोटल चार्ज, फाइंड द टोटल चार्ज एंड इलेक्ट्रिक डाइपोल मोमेंट ऑफ द सिस्टम। तो टोटल चार्ज कितना होगा पूछा है, तो टोटल चार्ज कितना हो जाएगा, दोनों चार्जेस को जोड़ देंगे, उतना ही नेगेटिव उतना ही पॉजिटिव है, तो टोटल चार्ज की वैल्यू क्या होगा, Q इक्वल्स टू हो जाएगा Q1 प्लस Q2, एडिटिव प्रॉपर्टी कहती है। तो Q1 कितना दिया है क्वेश्चन में, 2.5 इंटू 10⁻⁻7 प्लस -2.5 इंटू 10⁻⁻7, दोनों बिल्कुल इक्वल और अपोजिट हैं, तो नेट चार्ज कितना आ गया, 0। अब डाइपोल मोमेंट को P से रिप्रेजेंट करते हैं और P होता है Q इंटू 2L, दोनों के बीच का डिस्टेंस। अब एक जो चार्ज पार्टिकल है वो जो है वो रखा हुआ है 515 पे और दूसरा रखा हुआ है -15 पे, दूसरा रखा हुआ 15 पे, तो टोटल डिस्टेंस यहाँ से यहाँ तक 15, यहाँ से यहाँ तक 15, टोटल डिस्टेंस हो गया 30। तो P इज इक्वल्स टू हो जाएगा Q मतलब 2.5 इंटू 10⁻⁻7 इंटू 15 का डबल 30 सेंटीमीटर है, तो 10⁻⁻2। इसको सिंप्लीफाई करेंगे और अपने पास आंसर आ जाएगा
ये हो जाएगा 7.5 इंटू 10⁻⁻⁹। ठीक है, आंसर आएगा, सॉरी -9 नहीं आएगा, -8 आएगा, ये 30 है, तो ये पी की वैल्यू निकल गई। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं 1.10। एन इलेक्ट्रिक डाइपोल दिया हुआ है, 30 डिग्री पे रखा हुआ है, यूनिफॉर्म मैग्नेटिक इलेक्ट्रिक फील्ड की वैल्यू दी हुई है, टॉर्क की वैल्यू, टॉर्क निकाला, सिंपली मल्टीप्लाई कर देंगे। तो टॉर्क इज इक्वल टू क्या होता है, टॉर्क होता है PE sin थीटा, सब दिए हुए, पुट करने पे आंसर आ जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन देख लेते हैं। ठीक है, पुट करना है सिर्फ 4 इंटू 10⁻⁻9 इंटू 5 इंटू 10⁻4 और sin 30, बस पुट करने पे आंसर हो जाएगा। sin 30 की वैल्यू 1/2, ये 2 से कट गया, 5 2 से 10 हो जाएगा, 10⁻⁻4 आंसर, तो 10⁻⁻4 आंसर। ठीक है, ये भी हो गया। क्वेश्चन नंबर 1.10 हो गया, 1.10। क्वेश्चन नंबर 1.11 देखते हैं। एक पॉलीथीन का पीस है, रब्ड विद द वूल एंड फाउंड टू हैव नेगेटिव चार्ज, तो Q इज इक्वल टू कितना हो गया, पॉलीथीन में 3 इंटू 10⁻⁻7 कूलम। अब क्वेश्चन में पूछा है कि एस्टिमेट द नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स ट्रांसफर, कितने इलेक्ट्रॉन ट्रांसफर होंगे वो निकालना है। सिंपल क्वेश्चन है, क्वांटाइजेशन पे बेस्ड है। क्वांटाइजेशन क्या कहता है, Q इज इक्वल टू N इंटू E। Q की वैल्यू कितनी है, 3 इंटू 10⁻⁻7 इक्वल्स टू N निकालना है, इलेक्ट्रॉनिक चार्ज की वैल्यू होती है 1.6 इंटू 10⁻⁻90। ठीक है, सिंपली साइड चेंज करने पे आंसर आ जाएगा। तो आएगा अपने पास कितना, N इज इक्वल्स टू 3 इंटू 10⁻⁻7 अपॉन 1.6 इंटू 10⁻⁻90। ठीक है, सिंप्लीफाई कर लेते हैं, तो 1.87 इंटू 10⁻12, ये आंसर हो गया। अगला पूछा है देयर आर ट्रांसफ़र ऑफ मास, ट्रांसफ़र ऑफ मास होता है कि नहीं। तो इलेक्ट्रॉन का जो मास है वो एक्चुअली अगर देखेंगे तो 9.1 इंटू 10⁻31 kg है। तो अगर मास को देखें तो मास का ट्रांसफ़र तो होगा, लेकिन इतना कम मास है तो हम लोग क्या कह सकते हैं कि नेग्लिजिबल चेंज इन मास होगा, फिर भी मास का ट्रांसफ़र तो होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं 1.12। 2 insulated copper sphere of A and B having center separated by 15 सेंटीमीटर, 50 सेंटीमीटर की दूरी पर रखे हुए हैं। और म्यूचुअल फोर्स ऑफ इलेक्ट्रोस्टैटिक रिपल्सन फोर्स की वैल्यू दी हुई है, A and B नेग्लिजिबल कंप्यूटेड डिस्टेंस बिटवीन देम। तो द रेडियस ऑफ A and B आर नेग्लिजिबल। व्हाट इज द फोर्स ऑफ रिपल्सन इफ ईच ऑफ द स्फीयर डबल अबव द अमाउंट, द डिस्टेंस बिटवीन देम इज हाफ। ठीक है, 2 इंसुलेटेड चार्ज कॉपर स्फीयर A और B है, सेपरेटेड डिस्टेंस कितना दिया हुआ है और उनके बाद में दिया हुआ है, तो कितना चार्ज होगा वो निकालना है। ठीक है, तो सिंपल क्वेश्चन है, फॉर्मूला क्या होता है, F। क्वेश्चन नंबर 1.12, F इज इक्वल टू क्या होता है, 9 इंटू 10⁹ Q1 Q2 अपॉन डिस्टेंस R का स्क्वायर। ठीक है, पुट कर देते हैं। तो क्वेश्चन में है F की वैल्यू निकालनी है, तो F इक्वल्स टू हो जाएगा 9 इंटू 10⁹ Q1, दोनों चार्जेस सेम है, तो 6.5 इंटू 10⁻⁻7 इंटू 6.5 इंटू 10⁻⁻7 और डिवाइडेड बाई इन दोनों के बीच का डिस्टेंस, यानी कि 50 इंटू 10⁻2 का स्क्वायर। सिंप्लीफाई करेंगे तो आ जाएगा 1.52 इंटू 10⁻²। ठीक है, ये आंसर हो गया। नेक्स्ट क्वेश्चन इसी में पूछा है कि फोर्स की वैल्यू क्या होगी जब, व्हाट विल बी द फोर्स ऑफ रिपल्सन ऑफ ईच स्फीयर चार्ज चार्ज को अगर डबल कर दे दोनों में एंड डिस्टेंस को हाफ कर दें। तो जो Q1 था उसको 2Q1 कर दें, Q2 जो था उसको 2Q2 कर दें और R जो था उसको R/2 कर दें, तो फोर्स की वैल्यू क्या होगी। तो देख लेते हैं, F की वैल्यू क्या हो जाएगी, 9 इंटू 10⁹ इंटू 2 Q1 इंटू 2Q2 अपॉन R/2 का स्क्वायर। ऐसा क्वेश्चन में बोला है करने के लिए इसलिए करते, तो ये 2 इंटू 2 4 हो गया और ये 4 और आ जाएगा, इसका मतलब कितना हो जाएगा 16 इंटू
एफ डैश, पहले वाला जो आंसर आया था उसमें 16 इंटू करने पे आंसर मिल जाएगा। ठीक है, तो ये जो आंसर निकला है इसमें 16 इंटू करने पे नया फोर्स निकल आएगा। तो मल्टीप्लाई कर लेते हैं, तो 16 इंटू हो जाएगा 1.52 इंटू 10 टू द पावर -2, मल्टीप्लाई करने के बाद आ जाएगा 0.243 आंसर। तो ये हो गया 1.12। अगला देखते हैं 1.13। एक डायग्राम दिया हुआ है, फिगर 1.3 शोज ट्रैक दिया हुआ है 3 चार्जेस का विच है द हाईएस्ट चार्ज टू मास रेशियो पूछा है। ठीक है, चार्ज टू मास रेशियो की अगर बात करेंगे तो ये एक्सपेरिमेंट जो होगा वो चार्जेस का नेचर अल्फ़ा बीटा गामा रेडिएशन वाले केस में भी देख सकते हैं, तो कठिन नहीं है। क्वेश्चन पूछा है कि पहले देख लेते हैं पॉजिटिव के साइड जो अट्रैक्ट हो रहा होगा। ठीक है, तो पॉजिटिव के साइड जो अट्रैक्ट हो रहा होगा नेगेटिव चार्ज होगा, ये नेगेटिव है, ये भी नेगेटिव है और ये पॉजिटिव है क्योंकि पॉजिटिव से रिपेल हो रहा है। ठीक है, तो 1 और 2 जो दोनों के दोनों चार्ज पार्टिकल हैं वो एक दूसरे के पैरेलल जा रहे हैं, सेम डायरेक्शन पे जा रहे हैं, नेगेटिवली चार्ज है, और 3 जो है मूव कर रहा है पॉजिटिव की ओर, तो पॉजिटिव चार्ज है। तो E/F की जो रेशियो होता है डायरेक्टिव प्रोपोर्शनल डिस्प्लेसमेंट और अमाउंट ऑफ डिफ्लेक्शन ऑफ द गिवन वेलोसिटी। तो सिंस डिफ्लेक्शन ऑफ द पार्टिकल 3 इज मैक्सिमम, 3 वाला पार्टिकल जो सबसे ज़्यादा बेंड हुआ है, देखिए सब तीनों के तीनों साथ ही पे थे, 3 वाला सबसे ज़्यादा डिफ्लेक्शन शो किया है, इसीलिए हम लोग क्या बोल सकते हैं द हाईएस्ट चेंज इन मास रेशियो किसका होगा, थर्ड वाले का होगा। तो इसका आंसर हो जाएगा थर्ड। 1.4 क्वेश्चन, 1.4 क्वेश्चन में क्या पूछा है कि यूनिफॉर्म इलेक्ट्रिक फील्ड दी है, व्हाट इज फ्लक्स ऑफ द फील्ड ऑफ स्क्वायर थ्रू अ स्क्वायर ऑफ 10 सेंटीमीटर ऑन द साइड हुज प्लेन इज पैरेलल टू YZ प्लेन। ठीक है, तो YZ प्लेन पे होगा। तो इलेक्ट्रिक फील्ड जो दिया है क्वेश्चन में, इलेक्ट्रिक फील्ड की वैल्यू क्या दी हुई है 3 इंटू 10⁻³ I न्यूटन पर कूलम। ठीक है, क्वेश्चन में बोला है कि वो I एक्स एक्सिस में जा रहा है, और ये जो है व्हाट इज़ द फ्लक्स टू द फील्ड 10 सेंटीमीटर साइड का एक स्क्वायर है YZ प्लेन का। तो YZ प्लेन ले लेते हैं ऐसा, ये Y हो गया, ये Z हो गया और ये X हो गया। तो क्वेश्चन है कि फ्लक्स की वैल्यू कितनी होगी, तो इसका एरिया कितना निकल जाएगा, इसका एरिया होगा, एरिया इक्वल्स टू का लेंथ इनटू ब्रेथ, लेंथ और ब्रेथ की वैल्यू क्वेश्चन में दी हुई है 10 सेंटीमीटर, तो 10 इंटू 10⁻² इंटू 10 इंटू 10⁻², इसका मतलब हो जाएगा 100 इंटू 10⁻⁻4। सिंप्लीफाई कर लेते हैं इसको, तो हो जाएगा 10⁻² मीटर स्क्वायर। ये एरिया हो गया, एरिया निकाल लिया। इलेक्ट्रिक फील्ड दिया हुआ है और एंगल कितना हो जाएगा, इसका एरिया वेक्टर इसके बीच में एंगल कितना हो जाएगा 0 डिग्री, और फ्लक्स का फॉर्मूला होता है, फ्लक्स होता है E.ds या E.ds के बराबर, और इसकी वैल्यू कितनी होती है E इंटू एस कॉस थीटा। तो cos 0 1 हो जाएगा, इस हिसाब से वैल्यू कितना निकल जाएगा इलेक्ट्रिक फील्ड मतलब कितना 3 इंटू 10⁻³ और एरिया इन 10⁻², सिंप्लीफाई करने पे आंसर। ठीक है, तो ये कट जाएगा, 30 बचेगा, 30 न्यूटन मीटर स्क्वायर पर कूलम। ठीक है, ये फ्लक्स की वैल्यू निकल गई। अब इसी क्वेश्चन में पूछा है कि अगर एंगल 60 डिग्री हो जाए तब कितना होगा, 60 डिग्री के लिए cos 60 लगाना पड़ेगा इसी फॉर्मूले में, तो हो जाएगा 3 इंटू 10⁻³ इंटू 10⁻² इंटू cos 30। ठीक है,